आज मैं आपके बीच में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बहुत ही हास्यपद कहानी लेकर आई हूँ, बड़े भाई साहब, जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनना तो ज़रूर चाहिए। और प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर सुने एक बार, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पूरे दिन का तनाव आपका दूर हो जाएगा, यह मेरा दावा है। चलिए चलते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद भी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियाँ, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना ही कोई सामंजस्य। मज़ा आ रहा है आपको? मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी: स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन मैं असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसकी सिवा और कोई इलाज न था। स्नेह और रौस से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो कोई पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं वह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं सीखते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आँखों देखते हो? अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तलाश होते हैं, तुमने कभी देखने नहीं जाता। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2 बार 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर गांव पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह तड़ा सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, दरताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ।
मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं, टाइम टेबल में खेल कूद की कोई भी बात ना उड़ती मिलती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुँह धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपटीशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। बस उसमें खेल कूद का कोई स्थान नहीं। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल रहना दूसरी बात है। पहले दिन तो उसका खूब पालन होता, मगर दूसरे दिन बिल्कुल भूल जाता। और फिर मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव गाद, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की भी याद ना आती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव जाता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत पर विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कड़ियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। बताइएगा यहाँ तक आपको यह कहानी कैसे लगी, तो मैं आगे की कहानी ज़रूर शुरू करूँगी। धन्यवाद।